वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने उन आतंकवादियों का जो अंतिम संस्कार है वो उस देश में राजकीय सम्मान के साथ किया था। उनको वहाँ के नेशनल फ्लैग में लपेट करके उनकी अंतिम संस्कार जो होता है, जिस तरह उनका होता है, जी। उन्होंने किया था। इससे ये मालूम होता है कि जिस देश की सरकार आतंकवादियों को इतना संरक्षण और प्रोत्साहन देती हो, उस देश के साथ निश्चित तौर पे हमको उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए। संजय जी, आज अपने भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो कि कांग्रेस की सांसद जी, हैं, उन्होंने जी, आपकी बहू रानी शुभम की जो धर्मपत्नी जी, है, उस पूरी जी, घटना का ऐसाना के बारे में उन्होंने बताया, मैंने पूरी सुना है। घटना का जी, ज़िक्र किया और कहा कि ऐश्वर्या जी ने जी, कहा था उस वक़्त में, जब ये घटना जी, घटी थी, कि यह सरकार ने जी, हमको अकेला छोड़ दिया। उनको उनकी जी, जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन लोगों ने उनको अकेला छोड़ा। क्या आपको लगता है जी, कि जी, 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 जी। अकेला छोड़ा गया था? जी, देखिए घटना जब हुई उसके बाद तो भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की। माननीय गृह मंत्री जी शाम को ही पहुँच गए थे श्रीनगर और उन्होंने हम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। डेड बॉडी मिलने में, वहाँ से हमारी उत्तर प्रदेश के जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जी हाँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया और सांत्वना व्यक्त की, दुःख व्यक्त किया और मुझे वहाँ से और अपने कानपुर आवास तक आने में पूरी सहूलियत दी, पूरा प्रशासन मेरे साथ खड़ा रहा। सरकार ने इस घटना के बाद ज़रूर ही मेरी बहुत मदद की है और घटना के संबंध में क्या हुआ है, ये तो एहसानिया ही बता पाएँगे। जी। अ, जी, एक आखिर में 2 चीज़ और जानना चाहूँगा। सभी जी, जी, 26 लोगों को याद किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, बाकायदा जी, नाम जी, जी, लिए जी, जो शहीद हुए। जी, इस जी जेस्चर हाँ। को आपने कैसे देखा? क्योंकि तमाम लोग बोल रहे हैं, किसी ने उनके सुमित नाम जी, नहीं एक लिए। चीज़ की माँग हम बहुत लगातार कर रहे हैं और आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये एक बात लगातार सरकार से कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 पत्र लिखे हैं, बहुत भावुक पत्र लिखे हैं, कि हमारे देश पे जो ये हमला हुआ है, ये देश पे हमला था। ये जो जी, 26 निर्दोष नागरिक हमारे देश के मारे गए हैं उस हमले में, इन निर्दोष नागरिकों की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब इन 26 निर्दोष नागरिकों को भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर का राजकीय सम्मान देगी। हमारा आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे याद रखेंगी पहलगाम को? उसका एक तरीका होता है कि सरकार उनको सम्मान दे। वैश्विक जगत में ये संदेश जाना चाहिए, ये पुराना भारत नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, जिसमें कुछ नया करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। वैश्विक जगत में ये संदेश जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए अवश्य ही कि भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के जीवन का सम्मान करती है। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आप हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ कि वो 26 सिर्फ एक संख्या मात्र न रह जाएँ। वो देश उनको सदियों तक याद रखे और भारत सरकार, देश में किसी भी की सरकार आए मुझे इससे नहीं मतलब है, लेकिन भारत सरकार जी, जी। इस तरह का प्रयास करे कि जिससे दूसरा पहलगाम अब इस देश में ना होने पाए। आप ये कह रहे हैं संजय जी, कि शहीद का दर्जा जी। मिलना चाहिए इन 26 लोगों को? शहीद अथवा शहीद का दर्जा हमारे देश के बहादुर सैनिकों को सीमा में लड़ते हुए मिलता है। जी, किंतु मैं ये चाहता हूँ कि शहीद ना सही, लेकिन उसके समकक्ष कोई राजकीय सम्मान अवश्य ही मिलना चाहिए। यदि शहीद का दर्जा देने में सरकार को ज़्यादा दिक्कत है, जैसा कि मुझे बताया गया है, कि ये सिर्फ़ सेना के जवानों को जो सीमा पे लड़ते हुए मारे जाते हैं, उन्हें मिलता है। तो सीमा पर तो मेरा पुत्र भी शहीद हुआ है। ना शहीद का दर्जा दें, लेकिन कोई राजकीय सम्मान तो दें, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ पहलगाम को याद रखें, मेरे पुत्र की शहादत को याद रखें, उन 26 देश के नागरिक, निर्दोष नागरिकों को याद रखें, जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, जी। अपने धर्म की रक्षा के लिए। जी, संजय जी। सबसे पहली गोली जो इस घटना में मारी गई थी, वो शुभम द्विवेदी जो मेरा पुत्र है, उसको मारी गई थी। जी, आतंकवादी ने उससे पूछा था कि हिंदू हो कि मुसलमान हो? उसने गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं और अगले ही क्षण उन्होंने उसके मस्तक पे गोली मार दी थी। जी, बहुत ही दुखद घटना थी, जी, वो पूरा वाक़या जी, ऐशन्या जी सुना चुकी हैं। अब मैं एक आखिर में जी, आपसे जी, पूछना चाहता हूँ, कल ऐशन्या जी हमारे जी, साथ लाइव थीं एनडीटीवी पर। जी, उन्होंने बड़ी अच्छी अपील जी, की थी कि जो संसद में जी, चर्चा होगी, वो देश हित जी, में, राष्ट्र हित में होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर जी, होनी जी, हाँ, जी, चाहिए। अब जी, लगभग जी, चर्चा के 2 दिन पूरे हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा जी, होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। जी हाँ, क्या जी, आप जी। संतुष्ट हैं इस चर्चा से? आपको लगता है कि राजनीति अभी भी हो रही है?
नहीं, राजनीति कुछ हद तक तो हो ही रही है, आप भी समझते हैं उसको। हमें इंतजार है। मुझे ऐसा बताया गया है कि इस चर्चा का समापन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे जी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का इंतजार है जी इस चर्चा में। जी। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी हमसे बात थैंक करने के लिए। यू जी, थैंक यू। तो ये स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी जो कह रहे थे कि उनके बेटे जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए, उनको भी लगभग शहीद के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एनडीटीवी इंडिया पर बने रहिए हमारे साथ। Wonder which market cap to invest in? Motilal Oswal Flexi Cap Fund aims to invest across market caps for growth. Think equity, think Motilal Oswal. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। मैं बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप करें @506 1800 20 86633 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करें 080 68 58 0506 पर। आज आप देखेंगे खबर का खबाड़ा कैसे बनता है। कुछ लोग खबर लेकर आते हैं, कुछ लोग उसमें मसाला लगाते हैं, कोई उसमें एजेंडा तो कोई प्रोपेगेंडा, कोई मेलोड्रामा तो कोई हंगामा मिक्स कर देता है, और आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है खबर का खबाड़ा। ऐसे में जरूरी हो जाता है वो रिपोर्टर जिसकी हो सत्ता के गलियारों तक पकड़, और जो लगाए खबरों पर विश्वास की मोहर, या यूं कहिए विकास की मोहर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800 208 6633 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800 208 6633 पर, या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। मैं बोरिया मजुमदार, एनडीटीवी पर लगातार।
देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप करें @506 1800 20 86633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करें 080 6858 0506 पर। पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। गृह मंत्री ने संसद को दी जानकारी। मारे गए आतंकवादियों का नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अमित शाह का नेहरू गांधी परिवार पर हमला। कहा, आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान और पाकिस्तान कांग्रेस की भूत। अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को सरकार की नाकामी बताया। लोकसभा में बोले, अगर पाकिस्तान खतरा है तो चीन राक्षस। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम हमले की भनक तक नहीं लगी। प्रियंका गांधी बोली, लगातार हमलों के बावजूद टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने में हुई देरी। गृह मंत्री ने क्यों नहीं ली जिम्मेदारी। आखिरी टेस्ट से पहले ओवल मैदान पर गौतम गंभीर की ग्राउंड स्टाफ के साथ तीखी बहस। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। एक आतंकवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का खुलासा इस वक्त करेंगे, लेकिन और उस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राशिद किदवाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयंत घोषाल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीधे संसद लिए चलता हूं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में अपना वक्तव्य जो है वो इस वक्त रख रहे हैं। साहब, और पार्टी ने जो समय दिया था उससे अधिक समय आप पार्टी का ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी पार्टी का समय जा रहा है, आपकी पार्टी का। ठीक है, मेरी गलती हो गई, मेरे को इंटरफेयर भी कर रहे ना सर, वो भी टाइम थोड़ा काटो। ये वही क्लीन चिट दी थी और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था, ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना और चाहूंगा कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स में के स्टेटमेंट्स पर उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है। रक्षा मंत्री जी का कहना क्या है, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है। फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो, नहीं तो आप देख लो, ढूंढ लो, तो ये आपकी है सर। और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया। हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर, असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो
नहीं कहना है, आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है। तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके, मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो आपने ये बात को आप कह रहे थे, अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी। और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है। सर दूसरा, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए, किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो। प्रधानमंत्री जी बोलो आप, लेकिन मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है, तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो, उनके बोले। तो मैं बोला
दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तो पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था, लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 देखिए, आप नियम का कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग, नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। देखिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं देते हैं, नहीं दिखाएगा। तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार हैं, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया और
गाड़ी से आजादी की लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर, मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर, बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने एक लंबा वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ होम मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ अन्य मिनिस्ट्रियों से संबंधित। सभी जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था, उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। I take back my words. Yes, take it back. Yes, sir. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं, वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। 1 मिनट पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो
I will allow LOP. Please go back to your seats. Please go back. No. Please go back to your seats. No, go back to your seats. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. Mani LOP, please go back to your seats. जब तक आप पीछे नहीं आपसे LOP की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए। माननीय, पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय LOP बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी तो आप नहीं, आप LOP को बोलना नहीं देना चाहते, LOP को बोलने नहीं देना चाहते। प्लीज माननीय LOP आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय LOP को बोलने नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट। जी, पहले एक माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक, प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे। प्लीज नहीं आप बैठे, प्लीज माननीय LOP। सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं आपकी सूचना। नहीं, सुनिए आप जी। नहीं देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए। और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी, प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी, प्लीज। श्रीमती रेखा शर्मा, प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, इसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें। यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं, प्लीज। धन्यवाद माननीय डेपुटी চেয়ারম্যান। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম। শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত ও নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঁছ। तो गर्मा गर्म बहस इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट के अंदर चल रही है। राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपना एक लंबा वक्तव्य रख रहे थे, सरकार की खामियां गिना रहे थे, और उसके बाद जेपी नड्डा जो कि सदन के नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उन्होंने कहा कि कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया गया जिससे प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसके अनुकूल वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कहते कहते उन्होंने भी कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जिसको लेकर विपक्ष फिर बिफर गया और उसके बाद जेपी नड्डा साहब को अपनी जो शब्द हैं वो वापस लेने पड़े।
हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो इस वक्त बहस चल रही है, एक मोमेंटम जो है वो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होगा लोकसभा में पहले होगा आज, उसकी तरफ बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तीखे सवाल और तीखी बहस लगातार जारी है ऑपरेशन सिंदूर पर। देखिए, तीखे सवाल और तीखी बहस ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इसमें देखिए, मूल जो आज सुबह से ध्यान केंद्रित था वो लोकसभा की तरफ था। इस समय नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे बोल रहे थे राज्यसभा में, खड़गे जी, वो मुझे भी लगा कि कई बार भावावेश में और भावना में वो बह गए, और जहाँ डिबेट नहीं था, मतलब या अब डाइवर्जन होता है तो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, या पहले क्या हुआ, या सरकार का कार्यक्षेत्र क्या है, या सोच क्या है, वो किसी और टैंजेंट पे थोड़ा सा वो चले गए थे खड़गे जी। और लेकिन जिस समय जेपी नड्डा मतलब उठे उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अंत में उन्होंने सिचुएशन को रियलाइज करते हुए नड्डा जी ने भी कोई गलत शब्द का प्रयोग कर दिया जो वहाँ नहीं करना चाहिए था, और ऐसा लगा कि पूरा डिबेट वहाँ से डिरेल हो जाएगा, डिसरप्शन की मतलब फोर्स हाउस में डिसरप्शन की इशू आएगी। तो उन्होंने फटाफट उस चीज़ के लिए अपना वो उन्होंने अपॉलॉजी वो कर दी और अपने शब्द वापस ले लिए, तो वो मसला राज्यसभा में कूल हो गया। आते हैं लोकसभा की तरफ, वहाँ पे दो चीज़ें आज काफ़ी अहम थी। एक, गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट, और दूसरा प्रियंका गांधी आज बोल रही थे, तो उन पे भी काफ़ी नजरें थीं। अब शाम में एक्सपेक्टेड है कि राहुल गांधी बोलेंगे, उसके बाद ऑल आइज ऑन प्राइम मिनिस्टर, वो जब रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज़ को जी। अगर आप देखेंगे तो होम मिनिस्टर उस चीज़ को, फैक्ट को लेकर के, जैसे शुरू में था, कुछ जानकारियां भी थी देश के सामने, जिसमें कि जैसे कि जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का पूरा ऑपरेटस है वो किस तरह से 22 तारीख के बाद रिएक्ट करना शुरू किया, और कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग से क्वेश्चनिंग हुई, और 2 लोग जो अरेस्ट किए गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, ये जो आतंकवादी बाहर से आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, उसकी जानकारी अगर कहीं आए भी थे तो वो हमारी मेमोरी में नहीं थी उसके बारे में वो चीज़ें बात करना। और एक तरह से जब ये बात होती है तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं अंकित कि ये पॉलिटिकल इशू है, तो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स या पॉलिटिकल स्कोरिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पे बीजेपी थोड़े से एक ऐसे पोजीशन पे होती है कि जब कांग्रेस का वो पास्ट में जाती है, या चिदम्बरम साहब अभी कुछ 2 दिन पहले एक बयान जो दे गए, वहां पे बीजेपी को मोमेंटम स्कोर करने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसे आपने भी कहा कि 22 तारीख के बाद की जो बात है उसको गृह मंत्री वहां पर रख रहे थे। एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर उम्मीद है कि और थोड़ी चर्चा में निकल के सामने आएगा। 22 से पहले क्या खामियां रही, उस पर किसकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा सवाल है सरकार के सामने, जो लगातार विपक्ष उस पर घेरने की सरकार को कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर के ऊपर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो पहलगाम हमले में शामिल रहे। इस हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने जो खबर दी है उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा खुलासा है कि मारे गए आतंकवादी का जो मॉड्यूल था वो अमरनाथ यात्रा के रूट पर हमला कर सकता था। इसका अंदाजा उनके पास से बरामद हथियारों की मात्रा से मिल रहा है। 5 जुलाई को सुरक्षा एजेंसियों को कई इनपुट मिले थे। पता चला था कि आतंकवादी गांदरबल के जंगलों में छिपे हुए हैं जो कि अमरनाथ यात्रा के रूट पर पड़ता है। इसके बाद आतंकवादियों की तलाश चली और 24 घंटे के बाद आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के साझा ऑपरेशन के बाद मुल्नार गांव के पास का जो पहाड़ है वहां पर आतंकवादियों से पहला कांटेक्ट हुआ और उसके बाद मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 आतंकवादी के मारे जाने के बाद उनके पास जिस तरीके के गोला बारूद और हथियार मिले हैं उसका असेसमेंट अभी भी सुरक्षा एजेंसीज जो है वो कर रही है। आपको यही बताते हैं कि जिस जगह पर कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था उस जगह पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर पहुंचे। वहां पर वो पहुंचने के बाद बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आपको दिखाते हैं मुकेश की ग्राउंड रिपोर्ट। इस तरह के इनपुट भी आ रहे थे कि ये जो मॉड्यूल है ये अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि गांदरबल के पास से ही अमरनाथ यात्रा का रूट निकलता है। इसीलिए 5 जुलाई से ही
सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस ने मिलकर वहां के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जो मॉड्यूल है आतंकवादियों का, ये लगातार अपनी जो जगह है वो बदल रहा था, चकमा दे रहा था और लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो इनकी तलाश कर रहे थे। तमाम जो ऊंचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, उन तमाम जगहों पर जहां पर आतंकवादियों के हाइडआउट्स हो सकते हैं वहां पर ये लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। केवल इतना पता चल पा रहा था कि ये लोग लगातार अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस के बेसिस पर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर रविवार देर रात सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली और इनको जंगलों में एक हाइडआउट में एक टेंट के नीचे पाया गया और वहां पर सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। तो इस तरह से 24 दिन का जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया। ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया और उसके बाद आतंकवादियों का सफाया किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी एनडीटीवी को खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली है और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसके बारे में भी पूरी जानकारी एनडीटीवी को मिली है कि 24 दिन लग गए आतंकवादियों को खोजने में। यहाँ से गांदरबल करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो ये लोग इसी इलाके में आसपास जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। अभी इस बात की भी जांच चल रही है कि क्या कोई स्थानीय नागरिक, कोई लोकल जो लोग हैं, क्या वो इनसे मिले हुए थे, क्या वो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, इसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। तो जो सेना है उसका सर्च ऑपरेशन जारी है और जो पुलिस है और जो एनआईए है वो लगातार इस मामले को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मुन्नार गांव से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। जिस मुन्नार गांव में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों पर एक्शन हुआ, वहां के एक निवासी ने बताया कि जिस वक्त मुठभेड़ हो रही थी उस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल था और फायरिंग की आवाज गांव में काफी देर तक आती रही। गोलियों की आवाज आ रही थी, क्या देखा आपने, क्या सुना, कुछ जानकारी बताइए। गोलियों की आवाज़ तो हमने भी सुनी। अच्छा, कितने बजे आ रही थी गोलियों की आवाज? कल सुबह लगभग 10 बजे के टाइम। 10 बजे के आसपास। तो यहाँ से कितनी दूर ये आवाज आ रही थी ऊपर? ये तो काफी दूरी में आ रही थी। अच्छा, लगातार। मुन्नार गांव में जहां पर ये ऑपरेशन हुआ वहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद मुन्नार के पास की जो पहाड़ियां हैं वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसी खबर आ रही है कि यहां पर एक और आतंकवादी छुपा हो सकता है। मुन्नार गांव से देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन महादेव लगातार जारी है। इस वक्त मैं हूं मुन्नार गांव में और इसी गांव के बिल्कुल पास ये जो मेरे पीछे आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों पर जो सेना है उसकी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। हालांकि कल 3 आतंकवादी मारे गए थे और उसके बाद गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी है। लेकिन सेना के सूत्रों के मुताबिक अभी भी इन घने जंगलों में जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि सूचना इस बात की मिली थी कि इन जंगलों में 4 आतंकवादी छिपे हुए हैं जिन्होंने एक हाइड आउट बनाया हुआ है और उसके अंदर ये 4 आतंकवादी हैं। लेकिन 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और एक चौथे आतंकवादी की तलाश में शक इस बात का है कि चौथा आतंकवादी भी हो सकता है। उसकी तलाश में सेना, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस का इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे और घने ये पहाड़ हैं, पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पर किसी को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सेना, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रही है। कल जिन 3 आतंकवादियों को मारा गया, सूत्रों के मुताबिक उनमें एक था हासिम मूसा उर्फ सुलेमान, जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम था और वो पाकिस्तानी सेना में एसएसजी ग्रुप में पैरा कमांडो रहा है और पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक 2 और आतंकवादी मारे गए जिनके नाम थे अबू हमजा और मोहम्मद यासिर। इन दोनों का क्या रोल है उसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है, उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। हो सकता है कि इन दोनों के कई और भी नाम हो, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनके कई फर्जी नाम भी होते हैं। जो अबू हमजा नाम है, अबू हमजा नाम के कई आतंकवादी पहले भी मारे गए हैं। तो ये जो आतंकवादी हैं ये कई फर्जी नाम भी रख लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो सुरक्षा बल हैं उनको इन आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी रविवार रात को मिली, देर रात मिली और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया।
इसके बाद सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे सेना के लोगों ने आतंकवादियों को लोकेट किया और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 3 आतंकवादी ढेर हो गए और उनमें से एक आतंकवादी वो है जो कि पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी है। और सूत्रों के मुताबिक ये जो टेररिस्ट थे ये लगातार चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम उसका इस्तेमाल कर रहे थे और इसी के जरिए इनको डिटेक्ट किया गया। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल किया गया और इस तरह से आतंकवादियों को लोकेट किया गया। फिर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार ये आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है, जिसमें एक M4 कार्बाइन है जो कि US मेड है, AK-47 है, भारी संख्या में कारतूस हैं और 17 ग्रेनेड हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी किस तैयारी के साथ घूम रहे थे। तो 97